पहुंच सकते हैं या नहीं। एफएससी चूँकि मार्क्स में आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपको पढ़ाए जाने का तरीक़ाकार, आपका समझने का तरीक़ाकार, ये होती हैं एफएससी तक आपको यहाँ तक लेकर आती हैं। प्रोफेशनल डिग्री का अपना एक टेस्ट होता है, वो आपको चेक करते हैं कि आपके अंदर एबिलिटी है, आप क्या इसको डिज़र्व करते हैं या नहीं। उसमें प्रोफेशनल डिग्री में मेडिकल की सबसे बड़ी डिग्री MBBS है। उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसे हम एंट्री टेस्ट बोलते हैं, वो आपने देना होता है। उसमें आपके ज़हनी मेयार को, आपका समझने के तरीक़ाकार को, उन सब चीज़ों को देखा जाता है। फिर उसके बाद आपका मैट्रिक, एफएससी और उस टेस्ट को मिला के एक मेरिट बनता है, और फिर मेरिट वाइज कॉलेज के एडमिशन ओपन होते हैं और आपका वहाँ अप्लाई करते हैं और एडमिशन। इस सारे प्रोसेस को हमने डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले एफएससी, हमारे सामने एफएससी होती है। देखें, एफएससी में हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप डेली बेस पर अगर आना चाहें या आप कलेक्टिव बेस पर आना चाहें, आप ना अगर एक सब्जेक्ट को ना, जो आपने रोज़ाना का लेक्चर लिया है, अगर आप उसे पढ़ें और आप उसे समझें, ये पहला स्टेप होता है एफएससी क्लियर करने का। ये स्टेप होता है कि आपने एफएससी अच्छे तरीके से करनी है। आपने रोज़ाना एक सब्जेक्ट देखा है, सब्जेक्ट का आपने उसका जो टॉपिक पढ़ा था वो आपने याद किया और उसे आपने कल के टेस्ट के लिए या आपने कल सर को सुनाने के लिए आपने तैयार कर लिया, आपने उसे समझ लिया है। अगर आप डेली बेस पर यही काम कर रहे हैं ना, तो आप एफएससी को बेहतरीन से बेहतरीन करते जा रहे हैं। अब आगे आपने एफएससी कर ली, आपकी आगे प्रोफेशनल डिग्री का टेस्ट आ गया। प्रोफेशनल डिग्री में वो आपका ना ये चीज़ चेक करते हैं कि आपके ना ज़हनी तौर पर चीज़ों को कैसे समझते हैं। सवाल बहुत आसान होते हैं, आप समझे कैसे हैं और आपने कितनी जल्दी उसका रिस्पॉन्स किया है। ये हमेशा प्रोफेशनल डिग्री के टेस्ट में ये सवाल होते हैं। आप कोई भी प्रोफेशनल डिग्री, किसी भी प्रोफेशनल जॉब का टेस्ट दे के देख लें, आर्मी का दे लें, एयरफोर्स का, उनमें वो आपके ज़हनी सलाहियत को चेक करते हैं। ये नहीं कि आपको याद कितना है, वो ये चेक करते हैं कि जो आपको याद है वो आपको समझ में कितना आया है और आप उसका रिस्पॉन्स कितनी जल्दी दे लेते हैं। आप जितना जल्दी रिस्पॉन्स दे लेंगे, इसका मतलब है आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। बात की समझ आ रही है ना। वो आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के, मैं इसकी मिसाल आर्मी के टेस्ट से दूंगा। उसमें एक क्वेश्चन आया करता है कि 2 + 2 = 2। अगर 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 2 का स्क्वायर, 16√, 4, ऑल ऑफ दीज। हर बच्चा फौरी तौर पर ऑल ऑफ दीज की तरफ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 16√4, 4 और ऑल ऑफ दीज, सारे बच्चे ऑल ऑफ दीज की तरफ जाएंगे। लेकिन उसका जवाब सिर्फ 4 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैथ में जिस रूल के तहत क्वेश्चन होता है उसी रूल के तहत आंसर होता है। मतलब पूरी इक्वेशन पर हमेशा सेम रूल अप्लाई होता है। आप 2 + 2 = 2 स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्क्वायर का रूल है और 2 + 2 एडिशन का रूल है। तो अब आपने जो ये पढ़ा था, ये आपने एफएससी में पढ़ा था, अब आपने इसको समझा कितना है। प्रोफेशनल डिग्री में इस चीज़ का टेस्ट होता है और आपने कितनी जल्दी जवाब दे लिया है। तो ये इसकी प्रैक्टिस कैसे होती है? आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं आप उसे पहले समझें। आपने एक लाइन पढ़ी है ना बुक की, आप उसे अप्लाई करके देखें कि ये ज़िंदगी में कैसे होती है। आपने पढ़ा बॉयल के कानून के मुताबिक प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप घर बैठकर गुब्बारे को दबा कर देखें, क्या वाकई गुब्बारे का प्रेशर लगने से वॉल्यूम कम होता है? तो वो आपसे सवाल यूँ पूछेंगे, वो सवाल ये नहीं पूछेंगे कि प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली होता है या डायरेक्टली, वो ये यूँ पूछेंगे कि गुब्बारे को आपने दबाया है, वो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। बात की समझ आ रही है ना। तो असल टेस्ट इस चीज़ का होता है कि आपने चीज़ों को समझा कितना है और आप उसके ऊपर कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसे अच्छे से समझें, फिर उसे अप्लाई करके देखें क्या ये वाकया हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है। नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपको समझ ही नहीं आई। आप उसको अच्छे से समझ लें। जब आप उसका जल्दी से रिस्पॉन्स देना सीख जाएंगे, उसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपके लिए वो टेस्ट इतना ही आसान हो जाएगा। हम ज़्यादातर ये मतलब लोगों का ज़हन ये होता है कि आप एंट्री टेस्ट पहले साल क्लियर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि हम ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं हुए होते। हमने सिर्फ एफएससी में पढ़ा होता है, ना सीखा होता है, ना हमने अप्लाई किया होता है। ठीक है, तो अगर हम एफएससी में ही उसको सीखें भी, अप्लाई भी करें, अगर आप एक टॉपिक 1 घंटे में याद कर सकते हैं, आप उसे 20 मिनट लगाकर उसे सीख भी लें। सीखने से मुराद क्या होता है कि उसके अंदर जो बातें लिखी हैं उसे सोचें, क्या ऐसा हो सकता है, क्या हमारा दिमाग इस रीज़न को, इस बात को कबूल करता है।
जब आप ये सोच लेंगे कि हाँ हमारा दिमाग इस चीज़ को कबूल करता है, तो इसका मतलब है आप सीख के उसके मुतालिक आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बता लेंगे। अब आपको बचपन में पहाड़े पढ़ाए जाते थे, आपने अगर वो अच्छे से याद कर लिया, अगर आपसे पूछता है ना 9 ज़रब 7 कितना होता है, तो आप 9 1 से शुरू करके 7 तक नहीं आएंगे, आप डायरेक्ट बता देंगे 9 7 इतने होते हैं। समझ रही है ना? तो अगर आपने वो बचपन में अच्छे से सीख लिए थे, इसी तरह से अगर आपने अच्छे से सीख लिया, वो आपसे दरमियान से कोई चीज़ पूछता है तो आपको शुरू से नहीं सोचनी पड़ेगी कि ये यहाँ ऐसे था यहाँ ऐसे था, आप डायरेक्ट उस पॉइंट पर पहुँच जाएँ। तो आप इसकी शुरू से साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, आप पहले साल क्लियर कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे जो रूम में रहते हैं उनके माशाल्लाह वो पहले साल ही क्लियर कर गए थे वो मेरे साथ, हालांकि मैंने खुद दूसरे साल में किया था, वो पहले साल में ही कर गए थे। क्यों? उनके यहाँ प्रैक्टिस करवाई जाती थी, उनको सिखाया जाता था कि ये पूरी लाइन में यहाँ ये पॉइंट है, आप इसको अवेल करें। आप ज़रूरी टीचर पूरी बातों को कवर नहीं कर सकता, अब पूरा इतना बड़ा टॉपिक है, टीचर उसको पूरे में से हर एक बात को कवर नहीं कर सकता। आपने खुद, आप पढ़ रहे हैं, आप खुद कोशिश करें कि मैंने इसको कैसे कवर करना है, ये बात है, इसका क्या मतलब निकल सकता है, इसका क्या मतलब निकल सकता है। हम सिर्फ किताब की लाइनों पर यकीन नहीं रखें। मैं अक्सर जहाँ भी हूँ मैं ये मिसाल ज़रूर दिया करता हूँ कि हमें ये पढ़ाया जाता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, हम हर कहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। वो हमसे टेस्ट में, प्रोफेशनल डिग्री के टेस्ट में वो कभी भी नहीं पूछेगा मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, वो ऐसे नहीं पूछेगा। वो डेंसिटी की कोई एप्लीकेशन पूछेगा, वो पूछ लेगा कि बारिश का कतरा नीचे गिरता है, हवा नहीं गिरती, क्यों? हमें बताना पड़ेगा कि पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो इसलिए नीचे आ जाता है, हवा की डेंसिटी कम होती है। तो हमसे वो उसकी एप्लीकेशन पूछेगा, उसकी समझ पूछेगा। कोई भी प्रोफेशनल डिग्री का क्वेश्चन हो, इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है, ई कैट उसे बोलते हैं, वो भी सेम ऐसे होता है, बल्कि वो उससे भी कुछ थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसमें डिफरेंस ये होता है कि एम कैट में ज़्यादातर चूँकि बुक्स के क्वेश्चन होते हैं और वो बुक के रिलेटेड होते हैं और उनकी ना स्टेटमेंट शॉर्ट होती है, मतलब एक लाइन में सवाल होता है। लेकिन जो इंजीनियरिंग वाला होता है उनका 4-5 लाइनों में सवाल होता है और छोटा सा जवाब होता है। और उनका ना आसानी ही होती है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो ना तो उन 4-5 लाइनों के अंदर किसी जगह में उसका जवाब भी लिखा होता है, उसी लाइनों के अंदर जवाब होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, हमने चीज़ों को समझा नहीं होता। और उसको समझने का आसान तरीका ये है कि आप शुरू से प्रैक्टिस करें। अगर आप एक दिन में एक बात भी समझ जाए ना तो समझिए आपने 200 में से एक सवाल हल कर लिया। आपके पास 365 बल्कि एफएससी दोनों मिला के 700 दिन बन जाते हैं। आप 700 दिनों में अगर 700 किस्म की बातें समझ गए तो वहाँ आपको कम से कम 100 ज़रूर आ जाएगी। और जब आप टेस्ट की तैयारी करवा रहे होते हैं, एग्ज़ाम के बाद तैयारी स्टार्ट होती है, उसमें भी वो आपको काफ़ी कुछ सिखाते हैं, इतना कुछ सिखाते हैं, लेकिन आप वो कैसे सीखते हैं, वो वाला जो वो सब कुछ बताते हैं टेस्ट की तैयारी के दौरान, वो आप कैसे सीखते हैं? अगर आपको पहले से कुछ पता होगा, आपको पहले नहीं पता होगा डेंसिटी क्या है, तो वो आपको क्या बेचारे सिखाएंगे। आपने शुरू से एफएससी में चल रहे हैं, आप साथ साथ अपने उस समझ को बरकरार रखें, उसको अप्लाई करते रहें। ये बात ऐसे थी, इसको मैंने ऐसे अप्लाई किया, ये वाकई में ऐसे ही हुआ है, मैंने गुब्बारे को दबाया उसका वॉल्यूम छोटा ही हुआ है, मैंने उस पर प्रेशर लगाया वो छोटा हुआ है, उसका वॉल्यूम कम हुआ है, हाँ ऐसे ही था। आप करके नहीं देख सकते, आप सोचें क्या ऐसा होगा, ठीक है, आप सोच तो सकते हैं ना भी ऐसा हो सकता है। आपको पता है मैं बटन बंद करूँगा लाइट ऑफ हो जाएगी। अगर बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर किसी जगह पर करंट नहीं जा रहा तो वो बंद हो जाएगा, आप अगर इसको अप्लाई नहीं कर सकते, आप खुद सोच तो सकते हैं कि अगर मैं बटन बंद करूंगा तो लाइट ऑफ हो जाएगी। आप इसी तरह से हर बात को सोचें, क्या ऐसा होता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, या ऐसा हकीकत में ऐसा पाया भी जाता है या नहीं। जब आप इमेजिन कर लेंगे, अब आगे ज़रूरी नहीं है, अब आपने बातें याद नहीं रखनी, आपने बातें समझनी है। आपने जब बातें समझ ली फिर उससे रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चनिंग होगी। जैसे मैंने बताया कि आपने डेंसिटी याद कर ली, अगर आपने डेंसिटी समझ भी ली तो डेंसिटी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछा जाएगा, आप आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रोफेशनल डिग्री का पेपर बनाया जाता है। तो एफएससी में आपके, जब आपको पता हो कि मैं अच्छे मार्क्स ले चुका हूँ, आमतौर पर जो आप मेरिट की सूरत हाल चल रही है 91.5 था लास्ट ईयर का, 91.43, इस साल भी तकरीबन उम्मीद की जा रही है 91.6 के करीब होगा। तो आप 950, तो मतलब एक मेडिकल स्टूडेंट जिसने सोचा कि मैंने मेडिकल में जाना है, 950 तो उसके ऐसे होने चाहिए जैसे एक नॉर्मल बच्चे के लिए पहली डिवीज़न होती है, वो 660 वाली जो पहली डिवीज़न होती है, फर्स्ट डिवीज़न,
950 उसके लिए यूँ होने चाहिए कि अगर मैं 950 लूँगा तो समझो मेरी फर्स्ट डिवीज़न आएगी। यानी ये तो मेरे लिए इतने ज़रूरी हैं जैसे फर्स्ट डिवीज़न के बाद तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इतना तो कम अज़ कम आपके जहन में हो। 950 लें, फिर आपके टेस्ट के दिन आ जाएंगे, एग्ज़ाम के आपके एक दिन एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, दूसरे दिन टेस्ट की क्लासेस लग जाती हैं। उसमें ना आपको वो सारा एफएससी का सिलेबस पढ़ाते हैं। वो ऐसे नहीं पढ़ाते जैसे आपने एफएससी में पढ़ा होता है, वो उसकी एप्लीकेशन सिखाते हैं। सारा दिन जो उनकी क्लास होगी, 1 घंटे का लेक्चर होगा, वो एक एक चैप्टर करके पढ़ाते हैं तकरीबन। वो आपको सारे उस नॉलेज की एप्लीकेशन, आपने कितना जल्दी आंसर करना है, आपने कैसे आंसर करना है, वो सारी ट्रिक्स आपको सिखाएंगे। 2 से 3 महीने होते हैं उसके, वो आपको सारा सिखा लेंगे। जब आपको वो साथ प्रैक्टिस, उनकी सबसे अच्छी चीज़ प्रैक्टिस होती है। वो आपको रोज़ाना के 50-50, 60-60 सवाल देते हैं कि आपने ये हल करने हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, हम क्यों हल करें, हमने सीख लिया है। जब आप अप्लाई नहीं करेंगे आपको करना ही नहीं आएगा। ठीक है, आपको पता है कि दीवार पर ऐसे चढ़ना है, लेकिन अगर आप चढ़ेंगे नहीं तो एक मौके में अगर आपको मुकाबले में चढ़ना पड़ रहा है, चाहे आपने सारी ज़िंदगी आपको बताया जा रहा हो ऐसे चढ़ना है ऐसे चढ़ना है, जब तक आप एक दफ़ा प्रैक्टिस नहीं कर चुके होंगे आपसे नहीं चढ़ा जाएगा, आप मुकाबला हार जाएंगे। और वहाँ तो होता ही मुकाबला है। इस दफ़ा 1,21,000 और समथिंग स्टूडेंट्स ने एंट्री टेस्ट दी है और सीटें 3,000 हैं। आप खुद सोचें मुकाबला कितना ज़्यादा है, आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है। उसकी प्रैक्टिस के लिए है कि अगर आप शुरू से प्रैक्टिस सीखते हैं तब वहाँ आपको प्रैक्टिस करनी आसान होगी। 60 सवाल आप 20 मिनट में कर लेंगे। तो आप प्रैक्टिस सीखें, आपको क्वेश्चन आते कैसे हैं, उनको अटैम्प्ट कैसे करना है। ये यहाँ एफएससी में इस नॉलेज को आप सीखें कि ये नॉलेज है क्या, यहाँ लिखा हुआ क्या है। उसकी एप्लीकेशन आप आहिस्ता आहिस्ता वहाँ भी सीखेंगे, साथ साथ वो आपसे टेस्ट लेंगे, आपको बताएंगे। जब आपका वो सारा क्लियर हो जाएगा फिर वो आपसे पूरी किताब का लेंगे। फिर उसके बाद 3-4 दिन आपको इजाफी देते हैं कि आप लोग अपने घर में अपने आप को रिलैक्स करें, दुआएं लें, जैसे भी है वो 3-4 दिन आप गुजारते हैं। फिर उसके बाद टेस्ट की डेट पहले से अनाउंस हो चुकी होती है, वो टेस्ट होता है। टेस्ट वाले दिन भी बड़ी हलबली मची होती है। एक सेंटर में हज़ारों बच्चे आए होते हैं। हमारे यहाँ पूरे एरिया में मुल्तान में होता है टेस्ट सिर्फ, तो BZU में तो हज़ारों बच्चों ने वहाँ आना होता है। वो रश देखकर बच्चे काफ़ी डरे होते हैं, पता नहीं क्या होगा ये वो टेस्ट होता है। फिर टेस्ट के ना पहले तो सिचुएशन ऐसी थी कि वो आपको ना टेस्ट की जो की थी वो साथ देते थे कि आप घर आकर चेक करें कि आपने कितने ठीक किए हैं। लेकिन इस साल से उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस साल से डायरेक्ट उन्होंने रिज़ल्ट दिया है अपनी वेबसाइट पर कि इस बच्चे कितने मार्क्स हैं। पहले बच्चे को खुद पता चल जाता था, खुद चेक करता था, फिर वो रिज़ल्ट आ जाता है। फिर उसके बाद आपका एग्रीगेट बना लेते हैं आप खुद। मेरे परसेंटेज वो खुद देते हैं कि आपके 50% एफएससी के होंगे, 50% आपके एंट्री टेस्ट में से, वो मिला के आपका एक एग्रीगेट बनता है। आपको पता चल जाता है मेरा इतना एग्रीगेट है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंडर होता है मेडिकल कॉलेज का सिस्टम। वो एक ओपन करते हैं पोर्टल सिस्टम, जिसमें आपने अप्लाई करना होता है, अपना सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, बताना होता है कि मैंने इतने एफएससी में मार्क्स हैं, ये रोल नंबर था, एंट्री टेस्ट में इतने मार्क्स हैं, ये रोल नंबर था। फिर उसके बाद आप जब अप्लाई कर देते हैं उसके पहले ऐसा होता था, शायद इस दफ़ा नहीं है, वो कॉलेज की प्रेफरेंस भी पूछते थे कि आपने किस किस कॉलेज में जाना है। उससे पहले एक लिस्ट लगती है, पूरी प्रोविजनल लिस्ट होती है, पूरे सूबे की लिस्ट होती है कि उसमें पूरे सूबे में जितने बच्चों ने अप्लाई किया था उन सारों की लिस्ट लगती है। ठीक है, तब बच्चे देख लेते हैं कि 3017 सीटें होती हैं ना, कि 3017 नंबर तक किसका नाम आया है, वो उनका एडमिशन हो गया है। ठीक है, अब ये पहली प्रोविजनल लिस्ट लगती है। फिर वो मांगते हैं कि आप किस किस कॉलेज में जाना चाहते हैं। फिर वो 3 कॉलेज के, पहले 3 कॉलेज के ऑप्शन हुआ करती थी, आप 3 सिलेक्ट कर देते हैं। फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ कॉलेज लगती है, आपका उन कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज में नाम आ जाता है। अब इसमें ऐसा होता है 3017 तक, हाँ मेरा नंबर 3080 था, मतलब पूरे पंजाब में मेरा नंबर 3080 था मेरिट वाइज। तो उसमें ऐसा मेरा एडमिशन कैसे हुआ, 3017 के बाद 38 सीटें होती हैं। इस्लामाबाद का एक कॉलेज है, नाम मेरे जहन से नहीं निकल गया, 38 सीटें उसकी होती हैं, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो कॉलेज है शायद, 38 सीटें उसकी होती हैं। कुछ बच्चे MBBS छोड़कर नहीं करना चाह रहे होते, एक डेंटल कॉलेज, मतलब डेंटल डॉक्टर होता है जो दांतों का, वहाँ चले जाते हैं। कुछ 10-15 वो होते हैं, 38 वो चले गया, 10-15 वो चले गया। कुछ बच्चों का आर्मी मेडिकल कॉलेज में हो जाता है, जिन बच्चों को आर्मी का शौक़ होता है ना, उसका भी मैं तरीक़ाकार बताता हूँ, वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं। 15-20 बच्चे ऐसे होते हैं।
कुछ ऐसे बच्चे होते हैं फॉर एग्जाम्पल वो लाहौर में रहते हैं और उनका दाखिला होता है डीजी खान जो जिसका सबसे लास्ट मेरिट होता है, वो वहाँ नहीं जाना चाह रहे होते कि हम अगले साल कोशिश कर लेंगे, हम उस इतना दूर या ऐसे कॉलेज में नहीं पढ़ते, हम अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। 10-15 ऐसे होते हैं। तो तकरीबन 3017 के बाद भी 100-150 सीट आगे तक आ सकती है, इतने बच्चे छोड़ सकते हैं और उनकी जगह नए बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक MBBS की हो गया, फिर 175 सीटें होती हैं डेंटल कॉलेज की। तो 175 सीटें आप 175 बच्चे वहाँ चले जाएंगे। बाकी कुछ आर्मी में, कुछ नम्स की सीटें होती हैं, कुछ वो इस्लामाबाद वाले की, उसके बाद ख़त्म, अब अगला साल। आर्मी में ऐसे होता है कि आर्मी का भी ऐसे ही टेस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा आपकी इंटेलिजेंस को चेक करते हैं। वो इंटेलिजेंस की अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, वो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आपकी उस इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस नहीं है ना, तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो आपसे सिंपल से रूल पूछेंगे, वो आपसे गिनती पूछेंगे, पहाड़े पूछेंगे, ABC पूछेंगे, लेकिन आप करने का एक तरीका कार होगा। आप वो अगर कर पाएंगे, वो एक मशहूर क्वेश्चन है उनका कि विच इज़ ऑड फ्रॉम अदर्स, कि ये इनमें से कौन सा बाकियों से मुख्तलिफ है। उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक लाइन, एक एलिफेंट, एक कैंगरू और एक ज़ेब्रा। वो कहते हैं इन चारों में से कौन सा है जो बाकियों से मुख्तलिफ है। देखने में सारे मुख्तलिफ है ना, हमें सोचना होगा कि हमारी इंटेलिजेंस सोचेगी कि इनमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक में है बाकी तीनों में नहीं है। हम सोचें तो सारे ही हमें नज़र आ रहा है, सारे जानवर हैं, सब कुछ, लेकिन एक चीज़ है कि कैंगरू हमेशा 2 पाँव पर चलता है, बाकी सारे 4 पाँव पर चलते हैं। वो ऐसी इंटेलिजेंस आपकी चेक करते हैं। जैसे वो मैंने 2+2 वाला आपको क्वेश्चन दिया है, तो गिनती, लेकिन वो आपकी इंटेलिजेंस चेक करते हैं कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं वो कि विच इज़ ऑड फ्रॉम अदर्स, कौन सा मुख्तलिफ है बाकियों से। एक ऑप्शन होता है फादर मदर, एक होता है अंकल आंटी, एक ग्रैंड मदर ग्रैंड सन, और एक होता है ब्रदर एंड सिस्टर। अब सारे रिश्तेदार हैं, अब हमें नहीं समझ आ रही कि इसमें कौन सा ऑड है। अब हमारी अगर प्रैक्टिस होगी, हमें पता होगा, हम थोड़ा सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि ब्रदर एंड सन, क्योंकि बाकी तीनों हस्बैंड वाइफ है। ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर वो हस्बैंड वाइफ, फादर एंड मदर वो भी आपस में हस्बैंड वाइफ, अंकल आंटी वो भी आपस में हस्बैंड वाइफ, सिर्फ ब्रदर एंड सिस्टर आपस में बहन भाई हैं। तो इस तरह की वो इंटेलिजेंस आपकी चेक करते हैं। इस तरह के वो उनका पेपर में 3 हिस्से होते हैं। एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस, एक होती है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस और एक होती है एकेडमिक इंटेलिजेंस। वर्बल में और नॉन वर्बल में ऐसा होता है कि यही क्वेश्चन होते हैं, इस तरह की इंटेलिजेंस होती हैं, गिनती वाले, ABC वाले, तस्वीरें बनाई हुई होती हैं, पूछते हैं इन तस्वीरों में क्या है, इसमें क्या होगा। वो जब आप इसकी तरफ जाएंगे तो आपको वो ना सब चीज़ें नज़र आएंगी, तो वो मुख्तलिफ तस्वीरों से आपको पूछते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। 4 तस्वीरें दे देंगे, कह देगा इनमें से कौन सी बाकियों से मुख्तलिफ है। 3 दे देगा, कह देगा 3 ऐसी हैं तो चौथी कैसी होगी। तो मुख्तलिफ तस्वीरें देते हैं। उसमें मे बी 90 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट्स होते हैं। असल में उसकी आपको प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी होती है कि आपने टाइम मैनेज करना होता है। आसान सवाल आसान होते हैं, आप वो 90 के 90 हल कर लेंगे, लेकिन आप 3 घंटे में करेंगे। ऐसे सवाल होते हैं, आप सोचेंगे ये कैसे हुआ, इतना 4-5 तरीके से सोचेंगे, फिर आंसर आएगा। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो वो आप एक सवाल 20 सेकंड में कर लेंगे, फिर आपके वो 90 सवाल आधे घंटे में पूरे हो जाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप 90 कर लेंगे सही, लेकिन आपसे आधे घंटे में पूरे नहीं होंगे। तो उस इंटेलिजेंस के लिए आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। वो 2 वो गए वर्बल नॉन वर्बल, तीसरा होता है एकेडमिक। एकेडमिक भी वो नहीं पूछते कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, वो ये भी नहीं पूछते, वो भी उसकी एप्लीकेशन पूछते हैं। खैर वो होते भी थोड़े से क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन होते हैं उसके, और होता भी ऑनलाइन है, कंप्यूटर के ऊपर होता है। वो तीनों, और उसका रिजल्ट वहीं बैठे बैठे आ जाता है। अगर आपने एक पेपर हल किया है, वहीं उसी टाइम आ जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं, ठीक है। उसी टाइम अगर आप पास हैं, वो आपको स्लिप दे देते हैं, आपको टाइम दे देते हैं कि आपने इतने दिन बाद दोबारा आना है। फिर आप आते हैं, फिर आपकी ना फिज़िकल चेकिंग होती है, आप भाग कितने सकते हैं, वो पुशअप्स लगवाते हैं, अप्स एंड डाउन्स करवाते हैं, जंप लगवाते हैं, 1.5 किलोमीटर भागना होता है, ये फिज़िकल होती है। उसके बाद फिर आपको टाइम दे देते हैं, फिर आपने आना होता है, फिर आपकी होती है मेडिकल चेकिंग होती है, आपकी आँखें, छाती, कद, बोलने का अंदाज़, हड्डियाँ, सब कुछ वो आपका मेडिकल में चेकअप होता है। आप उसमें वो आप क्लियर कर रहे हैं, जहाँ पर रह गए आप वापस ख़त्म, जहाँ आप रह गए वहाँ ख़त्म, वो सब ख़त्म हो जाएगा। अब आप अगले साल आएंगे। उसके बाद आपका पहला एक इंटरव्यू होता है, और वो इंटरव्यू फिर ना वो तब तक ना उसकी सीटें भी 100 होती हैं, तब तक 200-300 बच्चे ही बचे हुए होते हैं, बहुत कम रह जाते हैं। तो फिज़िकल में बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, बच्चों से भागा नहीं जाता, बच्चों से पुशअप्स 15-15 नहीं निकलती हैं। तो वो उसके बाद
इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, इंटरव्यू के बाद वो उसमें से फिर कुछ कम कर देते हैं, फिर एक ग्रैंड इंटरव्यू होता है, बड़ा इंटरव्यू जहाँ पर आपका एडमिशन होता है, CMH हॉस्पिटल होता है उनका, कॉलेज होता है, CMH बोलते हैं उसे, वहाँ पर आपको बुलाते हैं। आपका वहाँ एक बड़ा मेडिकल भी होता है, सही तरह से आपको चेक करते हैं, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई विरासती बीमारी नहीं है, कोई ज़ाहिर होने वाली बीमारी तो नहीं है। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू भी लेते हैं और फिर उसके बाद आपकी पोस्ट पक्की हो जाती है। तो ये मेडिकल के फील्ड में। उसके अलावा एक नम्स इदारा होता है, नम्स भी ऐसे ही लेती है कि टेस्ट लेती है, टेस्ट के बाद इंटरव्यू और मेरिट, फिर आपका दाखिला, और ये तकरीबन सारी है। उसके अलावा ECAT का भी तो सिंपल होता है, उसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होती, उसमें जस्ट आपका टेस्ट होता है और फिर आपके नंबरों के मुताबिक मेरिट। और असल में ECAT में ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, उसकी हज़ारों, मतलब कह सकते हैं सैकड़ों यूनिवर्सिटी हैं उसकी, मुझे कुछ नाम याद नहीं है, लेकिन उसके ना ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सिविल, इस तरह की ना उसके ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, इसलिए बच्चों के वहाँ जाने के चांसेस, इसलिए जॉब्स के ऑप्शन कम होते हैं, क्योंकि अप्लाई करने वाले मतलब जिनके पास डिग्री होती है उनकी तादाद ज़्यादा होती है। ये मेडिकल और इंजीनियरिंग का था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो भी 5 साल की होती है डिग्री। हाँ, तैयारी के सिलसिले में बता रहा था मैं। अब आपने पहले अपनी ज़हनी सलाहियत को चेक करना है कि मैं कितना कर सकता हूँ, मतलब मैंने कितना कुछ सीखा है और मुझे मेरी प्रैक्टिस कितनी है। आमतौर पर अच्छी इदारे जो चल रहे हैं वो 2 चल रहे हैं, स्टार्स एकेडमी है और किप्स है। उसके अलावा 1-2 और भी हैं, वो भी अच्छा चल रहे हैं, लेकिन टॉप पर ये दोनों चल रही हैं। इनकी मेन कैंपस है लाहौर में और मुल्तान में। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, मैं ये नहीं कहता कि यही बात ठीक है, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि अगर आप किप्स की तरफ माइल होते हैं तो किप्स जो मेन कैंपस है लाहौर में, उससे बेस्ट पूरे लाहौर में कोई इदारा नहीं है। और अगर स्टार्स एकेडमी की तरफ आप माइल होते हैं तो मुल्तान में जो स्टार्स है इससे बेहतर कोई इदारा नहीं है। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। दोनों करवाते हैं, ये मेडिकल भी करवाते हैं, नॉन मेडिकल भी करवाते हैं, जो कि फ़र्क तो सिर्फ मैथ का होता है, थोड़ा सा सिलेबस का भी डिफरेंस होता है, करवाते दोनों हैं वो। ये मेरे ख्याल में, ये मेरा ज़ाती तजर्बा रहा है। किप्स लाहौर में 3 सेशन होते थे जब मैं जाता था, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। एक टाइम में तकरीबन 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट होता था एक टाइम का। तो आप खुद सोचें कितने बच्चे होंगे वहाँ, इतना रश होता था, वहाँ छुट्टी टाइम निकलना मुश्किल होता था, बहुत ज़्यादा रश होता था। इसी तरह से स्टार्स में भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं। स्टार्स का या मुल्तान का ना उनका मैनेजमेंट और उनका स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये 2 अच्छी। उसके अलावा इरा भी होती है एक अकेडमी, 1-2 और भी हैं शायद, एक स्टार इंस्टीट्यूट है, एक स्टार्स अकेडमी है। तो स्टार्स अकेडमी की तरफ से मैंने मुल्तान की तरफ से किया था। पहली दफ़ा मैंने किया था किप्स लाहौर से, वही मेन कैंपस से, तब नहीं हुआ था मेरा। फिर उसके बाद स्टार्स मुल्तान से की थी मैंने तैयारी, फिर मैंने इम्प्रूव किया, मेरे मार्क्स FSC में बहुत कम आए थे तब पहली दफ़ा। फिर पहली दफ़ा मेरे थे 896 थे। फिर उसके बाद मैंने इम्प्रूव किया, मेरे बने 968। फिर मैंने इधर से टेस्ट दिया था। टेस्ट हमारे पहले जब मैंने लाहौर दिया था तब 1100 टोटल होते थे, फिर यहाँ 200 हो गए। 1 नंबर का एक MCQ भी 200, तो 200 था, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। यहाँ मैंने 190 नंबर लिए एंट्री टेस्ट में। पेपर ना आसान था, मतलब उन्होंने ना किताब की पूरी बेसिक चीज़ें पूछी हुई थी, टोटल उन्होंने बेसिक। लेकिन बात क्या थी, आपने पिक किया या नहीं। उन्होंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए थे, लेकिन 2 सेम ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, बच्चे कहेंगे ये आंसर है, लेकिन जवाब दूसरा होता। समझ रहे हैं आप। उसने एक क्वेश्चन पूछा, मुझे वो क्वेश्चन इंतहाई पसंद था। अगर मैं उनके लिए उस क्वेश्चन पे कुछ दे सकता होता तो मैं उन्हें उसका कुछ देता रिवार्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसने कहा कि एक तार में 1 सेकंड में से ना 90 चार्जेस गुजर रहे हैं। आप शायद अभी सेकंड ईयर में नहीं आए, आपको नहीं पता होगा करंट का। उसने कहा कि 1 सेकंड में एक तार में से 90 चार्जेस गुजर रहे हैं और उन पर इतना वर्क हो रहा है। उसने कोई वैल्यू भी दी, इतना वर्क हो रहा है, तो बताएं उसमें करंट और वोल्टेज कितना है। अब करंट क्या होता है कि 1 सेकंड में किसी चीज़ में से जितने चार्जेस गुजर रहे होते हैं वही करंट होता है, और जो वो वर्क कर रहे होते हैं वही वोल्टेज होता है। उसने सवाल के अंदर जवाब भी दिया हुआ था और उसने पूरा मतलब इतनी वैल्यूज़ दी हुई थी कि उनके ऊपर पूरा फार्मूला भी लगता था। तो बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला लगाकर टाइम ज़ाया कर दिया। 1 आध मिनट 1.5 मिनट तो कैलकुलेशन पे लग गया 1.5 मिनट में, और जो जिनकी प्रैक्टिस थी उन्होंने 10 भी नहीं 5 सेकंड में वो क्वेश्चन हल कर लिया। तो
तो ये डिफरेंस था। एक उन्होंने क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा दूसरा पसंद था उन्होंने पूरी चीज़ों की वैल्यूज़ दी हुई थी, 5-6 वैल्यूज़ दी हुई थी, फार्मूला भी पूरा फिट आता था न्यूमेरिकल का, और पूछा हुआ था व्हाट इज़ चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। अब जिस बच्चे को प्रैक्टिस, हालांकि सबको पता है कि न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, लेकिन वहाँ बर्डन और इतनी सोचों के बावजूद इतनी वैल्यूज सामने पड़ी हैं, समझ ही नहीं आएगी, हम हल करने बैठ जाएंगे। मैंने खुद वो क्वेश्चन 2 दफ़ा हल किया था, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज थी, हल करते करते तकरीबन मुझे 5 मिनट लग गए। मैंने कहा छोड़ता हूँ, अगला करता हूँ। जब मैं अगला देखने लगा ना तो उसके ऑप्शन में 0 था, तो मैंने 0 ऊपर न्यूट्रॉन लिखा हुआ था, मैंने जैसे ही ऊपर देखा न्यूट्रॉन, मैंने कहा मैं ये क्या कर रहा था। तो देखे मैंने अपने 5 मिनट ज़ाया कर दिए। तो ये इतने आसान क्वेश्चन थे, सिंपल बेसिक थे, सारे बेसिक थे। उसने पूछा था ये राइबोसोम तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बायो में, उसने पूछा स्मॉल राइबोसोम कितना होता है। अब बच्चों ने क्या समझा कि स्मॉल जो सब यूनिट होता है ना वो 40s का, बच्चों ने 40s लगाया। हालांकि उसका पूछने का मतलब ये था कि एक 80s का बड़ा राइबोसोम होता है और जो प्रोकैरियोट्स में होता है छोटा 70s का, उसने वो सवाल पूछा हुआ था। बच्चे 40s लगाए, उन्होंने समझा ये स्मॉल सब यूनिट पूछ रहा है, हालांकि उसने सवाल में सब यूनिट लिखा ही नहीं था। बात की समझ आ रही है। तो उसने इस तरह के बेसिक क्वेश्चन टोटल पेपर में थे, कुछ थे थोड़े रीजनिंग वाले भी थे। तो इसलिए जिन बच्चों की बेसिक्स अच्छी थी, जिनकी प्रैक्टिस थी, जो फौरी पिक कर जाते थे, उन्होंने फौरी तौर पर उसको हल कर लिया। इसलिए बच्चों के नंबर ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं कह सकते आप। ये समझें कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में सिर्फ 5000 और कुछ बच्चे थे जिनके 180 से नंबर ज़्यादा आए थे। तो आप सोचिए इतने 80,000, 85, 90,000 बच्चों ने पेपर दिया था मेरे साथ, उसमें से सिर्फ 5000 बच्चे ऐसे थे जिनका पेपर हो गया, जिन्होंने 180 से ऊपर नंबर ले लिए। 190 में भी कोई कम ही होंगे, साधारण सी बात है। 180 पे 5000 थे तो 190 पे कितने होंगे। तो ये हमारे यहाँ यही है कि हम ना प्रैक्टिस करते हैं, ना हम चीज़ों को समझते हैं, ना हम उन्हें अप्लाई करते हैं। जब हम समझेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वो टेस्ट हमें आसान लगेगा। मुझे पहले साल वाला पेपर मुश्किल लगा क्योंकि मेरी अपनी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी। जब मुझे पता चला कि प्रैक्टिस कैसे है, मैंने समझना कैसे है, उसको अप्लाई कैसे करना है, मैं दूसरे साल अच्छी हो गई माशाल्लाह। प्रैक्टिस उन्होंने एकेडमी वालों का भी बहुत अच्छा था, उन्होंने भी बहुत अच्छा सिखाया, हमने भी कोशिश की। फिर सवाल समझ आने लगे, हमें अप्लाई करने की समझ आ गई, फिर उसके बाद होते गए। तो मैं आज के दिन की आप मेन बात ये ज़हन में रख लें कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, आपको उसकी समझ आ जानी चाहिए कि ताकि उससे रिलेटेड आप कहीं भी कुछ भी अप्लाई करना पड़े तो आपको वो अप्लाई करना आ जाए। बात की समझ आ रही है। मैं एक जगह पर था तो मैंने बच्चों से पूछा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। हालांकि 9th में इसकी तारीफ़ है एक्सेलरेशन की, और बच्चे वो 2nd ईयर के थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मैंने कहा इसका क्या मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वो खामोश हो गए। मैं हैरान हो गया कि बच्चों को अभी तक ये भी नहीं पता चला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब होता है। तो हमने पढ़ा है लेकिन हमने समझा ही नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती, किसी को नहीं समझ आती थी। हम तारीफ़ों को रट्टा लगा लेते हैं, जब हमें उसको अप्लाई करना आ रहा है। वो एक जगह वो कहता है कि एक गाड़ी इतनी वेलोसिटी चेंज कर रही है इतने सेकंड में, उसका एक्सेलरेशन क्या है। तो हमें उसको हल करने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है कि इतनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यही उसका एक्सेलरेशन है। हमें उसको अप्लाई करना ही नहीं आएगा जब हमें उसकी तारीफ़ का मतलब ही नहीं पता होगा। तो आप सबसे पहले उस चीज़ को समझें, फिर आप उसको अप्लाई करें। जब आप अप्लाई कर लेंगे तो आने वाली कोई भी, और आने वाली चीज़ें घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन तो चलो हो गया, अब पता नहीं अगला कैसा होगा, नहीं, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। नहीं होगा ना, अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन आपको किसी से पूछने कि ये कैसे हुआ था, उसने बता दिया कि ये ऐसे होता है। अब ज़िंदगी में वो क्वेश्चन दोबारा कभी अगर आपके सामने आएगा तो सबसे अच्छा आपको आता होगा, ठीक है ना। अगर मेरे साथ एक दोस्त पढ़ता था, वो कहता था यार उसकी ना भाई प्रैक्टिस थोड़ी कम थी। वो मुझे कहता था यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैं उसे कहता था कि ये जो 60 सवाल आज के पेपर में आए हैं मैंने तुम्हें करवा दिए हैं। अब इन 60 में से कोई एक भी पेपर में आ गया ना तो सबसे अच्छा तुम्हें आता होगा। अब तुमने एक चीज़ सीख ली है ना, तुम्हें पता चल गया कि इस तरह का सवाल ऐसे हल होता है, तो इस तरह का, इसका मतलब है तुमने 60 तरह के सवाल सीख लिए हैं। कल तुम 60 तरह के और सीख लोगे।
अगर आपको नहीं आता तो आपने इस चीज़ से डरना नहीं है। आपने, आपके लिए सीखने की एक नई चीज़ आपके सामने आ गई है, जब आपने उसको सीख लिया इसका मतलब है कि आपने 2 मरहलों को तो सीख लिया, अब आने वाली चीज़ नई चीज़ को सीखना है। अब उससे डरना नहीं है, वो आगे चाहे वो उससे ज़्यादा मुश्किल है, ये अगर आपसे नहीं हो रही तो आप सीख जाएंगे। और हो सकता है कोई अभी पहले मरले पर चल रहा हो और आप तीसरे पे हो, और जब आप उसको तीसरा बताएंगे वो कहेगा आपको तो बहुत कुछ आता है, हालांकि आप बैठे डर रहे होंगे पता नहीं अगला कैसा होगा। आपने, जब आप सीखने के मरहले में यही होता है कि अगर आपको एक चीज़ नहीं आ रही तो आपने यही करना है कि मैंने सीख ली है, चलो ये तो मेरी पक्की हो गई है ना, अब आने वाली चीज़ के साथ भी निमट लूँगा। हो सकता है इसी से मिलती जुलती हो सकता है मुझे आ जाए, हो सकता है मेरा तुक्का लग जाए, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप सीखते रहें। आपने कोई टाइम कर लिया? मैंने 12:30 तक टाइम था, मुझे याद है। अभी 5 मिनट रहते थे 12 में से, और मतलब हम ऐसे पेपर हल करने का एक तरीक़ाकार होता है ना, हम ज़हन में रखते हैं कि ना हमने पहले सारे पेपर को करते जाना है, जो नहीं आ रहे होंगे या जिन पे टाइम लग रहा होगा वो छोड़ देंगे। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट, कि एक दफ़ा आप पूरे पेपर से गुजर जाएं, आप पढ़ लें कि पेपर में क्या क्या, जो रह गए उन पर निशान लगा लें, और फिर बाकी आप जब टाइम बच जाएगा फिर जो रहते थे उनको दोबारा पढ़ें और उनको हल करते जाएं। जो उस वक़्त नहीं हो रहा फिर छोड़ दें, फिर एंड तक जाएं, फिर तीसरी दफ़ा में जो रह गए उनको हल कर लें, या फिर वो छोड़ दें जो आपने पूछने हैं। ठीक है। तो मैं जब 5 मिनट रहते थे तब मेरे 15 क्वेश्चन वो वाले रहते थे जिन पर मैंने भी गौर व फिक्र करना था। मतलब 12 बजने में 12:30 तक आखिरी टाइम था। तब फिर कुछ दोस्त साथ थे, उनके साथ डिस्कशन, मतलब उनको बताया, कुछ पूछा। और हाँ जी, साथ होती हैं? हाँ, साथ इतना डिफरेंस नहीं होता। एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है। इजाज़त होती है? नहीं, इजाज़त नहीं होती, किसी भी पेपर में नहीं होती, आपको पता। लेकिन ना उसमें एक ये है, वो होता है जिन बच्चों के ना एक पैशन होता है कि हमने ये क्लियर करना है, बच्चों के ज़हन पे ना एक अजीब सी फितरत, एक अजीब सा डर, खौफ छाया होता है। उस दिन आप बच्चों की सूरत हाल देख लेना, अगर आप किसी बच्चे को ना ज़ोर से ओए कह दें वो वहीं बेहोश हो जाएगा, इतनी बच्चों की सूरत हाल ख़राब हुई होती है। वहाँ बाकायदा सेंटर्स के बाद एम्बुलेंस खड़ी होती हैं, उनको पता होता है कि बच्चों को कुछ हो जाना है, और बच्चे बेहोश होते हैं। इतने बच्चे बेहोश हो, एक तो गर्मी का इतना सीज़न होता है, अगस्त में होता है, तकरीबन जुलाई अगस्त में होता है, बच्चे इतने बेहोश हो जाते हैं सिर्फ डर की वजह से। तो इसलिए जो निगरान होते हैं ना, वो बच्चों पर सख्ती इसलिए नहीं करते, एक तो वो अपने मुस्तकबिल से लड़ रहे हैं, उनके लिए मुस्तकबिल है, उनका टेस्ट है, तो वो उनके साथ सख्ती इसलिए नहीं करते हैं कि एम ही कुछ हो गया तो हमारे बेटे ना पड़ जाए, तो बच्चों का फ्यूचर भी ख़राब और हमारा भी। वो भी मैं बताता हूँ। तो इसलिए वो बच्चों पर ना ज़्यादा सख्ती नहीं करते। और दूसरा जो होता है ना, कोई बच्चे बताते नहीं हैं। बच्चे क्यों नहीं बताते? वो कहता है अगर इसके मुझसे ज़्यादा आ गया, सीटें तो लिमिटेड है, 3000 स्टार हैं, ये चला गया मैं रह जाऊँगा, मैं ये 3017वें पे आ गया मैं 18वें पे आ जाऊँगा, ऐसा है ना। बच्चे खुद भी नहीं बताते। और एक बात इसमें ये भी होती है, गलत भी बता देते हैं, और इसमें ये भी होता है टाइम बहुत शॉर्ट होता है। आप खुद देखें 200 MCQs होते हैं और कितने 150 मिनट होते हैं, शायद 150 मिनट। तो 150 मिनट में आपने 200 MCQs करने हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भी बचा लेंगे, 5 मिनट बचा लेंगे, 10 मिनट बचा लेंगे। उसमें भी आप अपनी बैठ के खामियां, कोई रह तो नहीं गया, कोई मैंने गलत तो नहीं लगा दिया, मैं दोबारा पढ़ लूँ, वो 5, 10, 15 मिनट उसमें लग जाते हैं। तो टाइम बहुत कम बचता है। और कि जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, वो कर सकता है, वो 15 मिनट 20 मिनट इस सब के बाद भी बचा सकता है। आपको कितने मार्क्स आ रहे? जब मैं टेस्ट दे के आया था ना, तब मैं कॉन्फिडेंट था कि मैंने अच्छा टेस्ट कर लिया है, मैं 180 से ऊपर चला जाऊंगा। ये मैं 100% श्योर था कि मैं 180, क्योंकि मुझे टेस्ट आता था, मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी थी माशाल्लाह, और मुझे पता था कि मेरे इतने आ सकते हैं। और फिर शाम टाइम ना फ़र्ज़ी की आती है एक, अभी UHS की तरफ से नहीं आई थी, एकेडमी अपनी फ़र्ज़ी की भेजते हैं, उसमें मैं चेक किया था तो उस टाइम तक मेरे 3 सब्जेक्ट में 7 गलत थे। फ़िज़िक्स में एक गलत था और 6 मेरे इंग्लिश में गलत, इंग्लिश कमज़ोर थी मेरी, खैर उसमें एक छोड़ा था, 5 गलत थे। फिर केमिस्ट्री के भी आने थे तो 7 गलत हो चुके थे, 3 मेरे केमिस्ट्री में गलत थे। वो बाद में जब UHS की अपनी की आई, हाँ इंग्लिश के टेस्ट का सिनेरियो में बताता हूँ। नेगेटिव मार्किंग की ये होती है कि आपके अगर ना 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपका सही हुआ है तो आपको 5 मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपका गलत हुआ है तो आपके 6 नंबर काटे जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आपके 2 सही हैं और 1 गलत है, टोटल 15 नंबर का पेपर है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके 2 सही के आपको 10 मिले और 1 गलत के 6 उसमें से काट लिए जाएंगे, 5 उसके अपने उस क्वेश्चन के और 1 आपके इस 10 में से, तो आपको टोटल 9 मिलेंगे। ये नेगेटिव मार्किंग का रूल होता है।
अच्छा, पेपर ऐसे होता है 200 नंबर की डिवीजन ऐसे होती है, 80 नंबर बायो का होता है, 60 केमिस्ट्री का होता है, 40 फिज़िक्स का होता है और 20 इंग्लिश का। इंग्लिश में 3 चीज़ें आमतौर पर कॉमन आती हैं। सबसे पहले होते हैं सिनोनिम्स होते हैं कि एक वर्ड है उसके 4 में से एक सिनोनिम होता है। उसके अलावा एक लाइन दी हुई होती है, उसमें 4 जगह पर नीचे लाइन लगाई हुई होती है ABCD। वो पूछता है इस लाइन में किस, इन चारों में से किस जगह पर गलती है। इसे बोलते हैं स्पॉट दी एरर, कि गलती पर निशान लगाओ। मतलब नीचे ऑप्शन दिए होंगे चारों, तो वो आपने ये बताना होगा कि इन चारों में से गलती क्या है। तीसरी टाइप के ये होते हैं सवाल कि 4 फ़िक्रे दिए होते हैं इंग्लिश में और पूछते हैं इन चारों में से कौन सा फ़िक्रा ठीक है, बाकी तीनों में गलती होगी कोई ना कोई और एक बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक होगा। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए। वो इंग्लिश ग्रामर वो बहुत अच्छी पढ़ाते हैं अकेडमियों वाले। मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी, सारी मैंने इंग्लिश ग्रामर अकेडमी से सीखी है। फिर भी उसके बावजूद नहीं कर पाया मैं अच्छा पेपर इंग्लिश का।